गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम पढ़ने वाले थे क्या, हमने पढ़ लिया था एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर ही हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। तो पहले पिछले लेक्चर का एक बार एपीएच को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लिया था आपने पिछले लेक्चर में एंटीपार्टम हेमरेज के। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब पी से याद रखना पोजीशन, ठीक है। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में नॉर्मली इम्प्लांट होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। तो हमने बोला था उसको प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। एंटीपार्टम हेमरेज या एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर पहला पॉइंट था जो कि होता है कब, प्लेसेंटा प्रीविया कब। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है बिफोर एक्सपल्शन ऑफ फीटस और आफ्टर 28 वीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ टाइप पढ़े थे। तो पहला तो प्लेसेंटा प्रीविया का जो कॉज था, जो हमने कॉज पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा था, अननोन होता है। उसके बाद जो भी बाकी के कॉज पढ़े थे, चाहे वो ड्रूपिंग डाउन थ्योरी है, चाहे वो एक्स्ट्रा सीलियरिक मूवमेंट है, तो वो सारी चीज़ें क्या कर रही थी, प्लेसेंटा प्रीविया को कॉज कर रही थी। मतलब सपोज यहाँ पे अगर प्लेसेंटा प्रीविया का यहाँ पे होना है इम्प्लांटेशन अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता था। उसके बाद हमने इसके पढ़े थे, मतलब इसका कॉज मेनली क्या था, अननोन था, ड्रूपिंग डाउन थ्योरी और एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा सीलियरी मूवमेंट थे उनकी वजह से ये देखने को मिल रहा था। दूसरी चीज़ हमने इसके साइनम सिम्टम्स में पढ़ा था कि इसमें ब्लीडिंग कौन सी होगी, रिवील्ड टाइप की ब्लीडिंग होगी, ठीक है। रिवील्ड ब्लीडिंग का मतलब होता है जो आपको दिखे, ठीक है, पूरी की पूरी दिखे आपको, जो एक्सपोज हो, ठीक है, वजाइना से आपको ब्लीडिंग होते हुए दिख रही है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, इसमें पेनलेस होता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, कोई पेन का पता ही नहीं चलता फीमेल को। तीसरा हमने पढ़ा था जो इसमें यूट्रस होता है, यूट्रस वो कैसा होता है, यूट्रस इसमें नॉन टेंडर रहता है, ठीक है। तो यूट्रस कैसा रहता है, उसमें कोई हार्डनेस वगैरह नहीं रहती। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें, मतलब यूट्रस सॉफ्ट रहता है ये कह सकते हैं हम, क्लियर है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने बोला था कि इसमें जो टाइप्स की बात कर लेते हैं, हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं पिछले वाला, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया हमने पढ़ लिया था, टाइप्स पढ़ लिए थे। फिर उसके टाइप्स जब हमने पढ़े थे तो टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, टाइप फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो तो अपर सेगमेंट में रहता है और स्मॉलर पार्ट ही लोअर सेगमेंट में आता है। जबकि टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो नीचे आ जाता है और स्मॉल पार्ट रहता है ऊपर, ठीक है। इसी को टाइप 2 को ही मोस्ट डेंजरस बोला जाता है, ये भी पढ़ लिया होगा आपने। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया इज अ डेंजरस कंडीशन जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया होता है, एक तो होता है एंटीरियर, ठीक है, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। जबकि जो सेकेंड वाला पोस्टीरियर है, प्लेसेंटा प्रीविया 2 का जो पोस्टीरियर पार्ट में इम्प्लांटेशन होगा, मतलब सैक्रम वाले पार्ट में, तो यहाँ पे जो फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसके, फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया को सबसे डेंजरस हमने बोला था। उसके बाद टाइप 3 में हमने क्या बोला था, हमने पार्शियल, टाइप 3 को पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी बोला था, ठीक है। उसमें होता क्या था, जो आपका सर्विक्स के लेवल पे, सर्विक्स के लेवल पे आ जाता है, लेकिन जब सर्विक्स क्लोज रहता है उसी टाइम पे ये सर्विक्स को मतलब कवर करके रखता है। टाइप 3 में हमने बोला कि ज़्यादातर अमाउंट ऑफ प्लेसेंटा तो नीचे ही इम्प्लांट होगा, लेकिन जब प्लेसेंटा क्लोज रहेगा उसी टाइम पे वो प्लेसेंटा को सर्विक्स को उसी टाइम पे वो सर्विक्स को क्लोज करेगा, लेकिन जैसे ही ओपन होगा वैसे ही वो पूरा का पूरा कवर नहीं करता, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट और पार्शियल बोलते हैं। टाइप 4 में हमने बोला था चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, पूरा का पूरा प्लेसेंटा कहाँ पे रहता है, सर्विक्स पे रहता है, जिसकी वजह से सर्विक्स पूरी की पूरी कवर हो जाती है। इसको बोला था हमने टाइप 4, ये हमने पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट वगैरह देख लिया था। तो ये तो था हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। तो आज हम पढ़ रहे हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत अंतर है, बहुत आसान है दोनों को समझना, ठीक है। तो पहला तो प्री मैच्योर, इसमें क्या हो रहा है, उसमें पोजीशन चेंज हो रही थी, इसमें हो रहा है प्लेसेंटेशन, मतलब हम ये कह सकते हैं प्लेसेंटा सेपरेशन, ठीक है। प्लेसेंटा सेपरेशन कब, बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ फीटस, आफ्टर 28 वीक। आप इसको जैसे भी लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो, ठीक है। मुझे ऐसे याद है तो मैं ऐसे ही बताया आपको, क्लियर हो गया इतना।
ठीक है, अब अगली बात करते हैं। क्या हमने बोला 28 वीक के बाद प्लेसेंटा का, अगर आप इसको प्री मेच्योर लिख सकते हैं तो और ज़्यादा सही रहेगा। प्री मेच्योर प्लेसेंटा सेपरेशन बिफोर डिलीवरी ऑफ द फीटस आफ्टर 28 वीक। ठीक है, ये इतना याद हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कॉज की। प्लेसेंटा एब्रेप्शियो का मतलब होता है निकलना। ठीक है, इसके और 2-3 नाम होते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम होता है इसका एब्लेशियो LATIO एब्लेशियो प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं इसको। तीसरा जो नाम है इसका एक्सीडेंटल हेमरेज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सीडेंटल हेमरेज। ठीक है, तो ये 3 नाम हो सकते हैं इसके। क्लियर है। अब ये तो हमने प्लेसेंटा के, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अलग अलग नाम पढ़ लिए। अब बात करते हैं इसके कॉज की। तो वहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया का कॉज क्या था, अननोन था। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी और बाकी सारी चीज़ें तो मान सकते हैं हम, लेकिन उसका जो मेन कॉज था वो क्या था, अननोन था। जबकि यहाँ पे जो कॉज है, इसके कॉज आपको प्रेजेंट मिलेंगे यहाँ पे। पहला, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से। कैसे होगा अभी बताएंगे इसके बारे में। दूसरा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जब हमने आपको पढ़ाया था शॉर्ट कॉर्ड। ठीक है, अगर कॉर्ड शॉर्ट होगा तो जब बेबी मूव करेगा तो अपने आप ही, जब कोई चीज़ लॉन्ग है तो यहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ यहाँ पहुँच गई और ये छोटी कॉर्ड से सेपरेट हो जाएगा ना यहाँ से प्लेसेंटा। ठीक है, तो शॉर्ट कॉर्ड भी एक कारण है। PIH मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इसका। ठीक है, PIH शॉर्ट कॉर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, मतलब उसके जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, यूट्राइन डिकम्प्रेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कैसे होगा बता रहा हूँ उसको भी। यूट्राइन डिकम्प्रेशन का मतलब क्या है, जो यूट्रस की आर्टरीज हैं उनमें कहीं से कंप्रेशन आ गया। ठीक है, तो यूट्रस में जो भी हमने पढ़ा था, जब तक उसको ब्लड मिलता रहेगा तब तक यूट्रस क्या करेगा, प्लेसेंटा को होल्ड करेगा। अब जैसे ब्लड मिल ही नहीं रहा है तो ये लेयर से यहाँ से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाती है, हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो यूट्राइन डिकम्प्रेशन भी एक कारण हो सकता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का। उसके अलावा कोकेन और बाकी सारी ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना और ये सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये स्मोकिंग और कोकेन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी कारण होते हैं, कोकेन वगैरह लेना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे लीड करते हैं हाइपरटेंशन को, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के पास में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, या यूट्राइन का डिकम्प्रेशन हो जाता है, या शॉर्ट कॉर्ड हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे पुअर प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा जब अटैच हुआ था तभी वो अच्छे से अटैच नहीं हुआ था, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिला था, या सिक प्लेसेंटा भी कह सकते हैं, मतलब प्लेसेंटा की कोई अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तब भी उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो भी एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के कॉज। मतलब सीधी बात पता चल गई हमको कि ब्लीडिंग होगी, लेकिन ब्लीडिंग तो दोनों में होती है, लेकिन क्या कैसे होती है अभी पता करेंगे। ठीक है, पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के टाइप्स। तो टाइप्स बहुत सिंपल हैं इसके, एक है रिवील्ड, एक है कंसील्ड, CEA कंसील्ड, और एक है मिक्स्ड। पहले तो ये 3 याद रखने हैं आपको। रिवील्ड का मतलब मैंने क्या बताया था, ये ब्लीडिंग से रिलेटेड है। रिवील्ड मतलब जो ओपनली दिख रही हो हमको, कंसील्ड का मतलब हिडन ब्लीडिंग। ठीक है, और मिक्स्ड का मतलब, तो रिवील्ड में तो पूरी की पूरी जो भी वजाइनल ब्लीडिंग होगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी ना, इसमें वजाइनल ब्लीडिंग जो भी होगी वो कैसे होगी, एक्सपोज होगी। ठीक है, वजाइनल ब्लीडिंग एक्सपोज और विजुअलाइज वी कैन से। ठीक है, जबकि कंसील्ड में क्या होगी, जो भी वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो क्या रहेगी, जो भी वजाइनल ब्लीडिंग रहेगी वो कैसे रहती है, अरे जैसे ये प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा सॉरी ये यूट्रस है, तो यूट्रस में ऐसे ये प्लेसेंटा नॉर्मली ऐसे इस पे अटैच थी। ठीक है, अब क्या हुआ, बाकी तो यहाँ से तो अटैच है लेकिन यहाँ से डिटैच हो गई, तो इसके बीच में यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया ना, तो इसी को बोलेंगे कंसील्ड ब्लीडिंग। तो ये इससे प्लेसेंटा के पीछे, ठीक है, प्लेसेंटा के पीछे इकट्ठा रहता है ब्लीडिंग, तो वजाइनल ब्लीडिंग इसमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, जो ब्लड रहता है, जो ब्लड रहेगा वो कहाँ पे कलेक्ट रहेगा, ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा। हम ये कह सकते हैं सेपरेटेड प्लेसेंटा के पीछे क्या रहेगा, ब्लड इकट्ठा रहेगा, इसी को कंसील्ड ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है,
वजाइना से नहीं आ रहा है ब्लड, जबकि रिवील्ड में तो वजाइना से ब्लीड आ रहा है और एक्सपोज हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। जबकि जो कंसील्ड है उसमें वजाइना का जो भी प्लेसेंटा के सेपरेशन होने से वहाँ पे ब्लीडिंग इकट्ठा हुई है वो प्लेसेंटा के पीछे ही है, यहाँ को नहीं आ पाई, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंसील्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है, एक होता है कोविलियर प्लेसेंटा या कोविलियर यूट्रस के नाम से हम जिसको बोलते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। COVLAIRE कोविलियर यूट्रस, इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेना आप लोग। कोविलियर यूट्रस किसे बोला जाता है अब बताता हूँ, या इसको बोलते हैं यूरेट्रोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी, यूरेट्रोप्लेसेंटल यूटेरोप्लेसेंटल, चलो इसको अभी लिख दूंगा मैं। अब ये कोविलियर यूट्रस किसे बोला जाता है? इसे नहीं बोलते कि वजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ये इसको नहीं बोलते। कंसील्ड ब्लीडिंग में जब ब्लीड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पीछे, तो इसको तो हमने कंसील्ड ब्लीडिंग बोला। लेकिन जब ये यहाँ का ब्लीडिंग, जो ब्लीड इकट्ठा हुआ रहता है, ये क्या कर देता है, मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हो जाता है, यहाँ चले जाता है, ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ मायोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं आप कोविलियर यूट्रस या यूटेरोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी। क्या बोलते हैं इसको? यूरेट्रोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी। तो इसको याद रखना आप, जब कुछ ब्लड का अमाउंट जो है मायोमेट्रियम को इन्वेड करके चले जाता है, इन्वेड करके पीछे चले जाता है, उसको बोलते हैं कोविलियर यूट्रस। इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतना? तो ये तो था हमारा कंसील्ड ब्लीडिंग। अब मिक्स में क्या होता है? मिक्स में थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड तो इकट्ठा भी रहेगा। मिक्स वाले में क्या होगा? मिक्स एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होगा? थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड तो इकट्ठा रहेगा, लेकिन बाकी थोड़ा अमाउंट वजाइना से भी आता है, ठीक है। तो मतलब इसमें रिवील्ड और कंसील्ड दोनों ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। क्लियर हो गया इतना? रिवील्ड में हमने बोला कि वजाइनल ब्लीडिंग होगी, कंसील्ड में वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी, जो ब्लीडिंग है इकट्ठा रहेगी। अगर ये ब्लीडिंग इंडोमेट्रियम को इन्वर्ट करके पीछे चले जाती है तो उसको हमने बोला यूरेट्रोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी, ठीक है, यूरेट्रोप्लेसेंटल अपोप्लेक्सी, ये याद रख लेना। या इसको हमने दूसरा नाम दिया था, क्या बोला था हमने इसको? कोविलियर यूट्रस बोला था। इतना ध्यान है आपको? ठीक है। हमने मिक्स में पढ़ा था कि दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के टाइप्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आती है ग्रेडिंग। तो सबसे पहला जो ग्रेडिंग आती है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की, ग्रेड 0 आता है। ग्रेड 0 का मतलब क्या है? यहाँ पे जो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, उसके नो साइन एंड सिम्टम, मतलब वजाइनल ब्लीडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलते। लेकिन जब हम यूएसजी करते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, उसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हुआ है, ठीक है। तो ग्रेड 0 का मतलब क्या है? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का कोई भी साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलता, ना वजाइनल ब्लीडिंग होगी ना कुछ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? अब हम बात करते हैं, ये ग्रेड 0 था, अब बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की। तो ग्रेड फर्स्ट में देखो, तो ग्रेड फर्स्ट क्या होता है? देखो, एक तो इसमें जो माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग होगी, कैसी होगी ब्लीडिंग? माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। कितनी होगी? लेस देन 15% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। पहला माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग होगी, कितनी होगी? 15%। जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है मदर का, उसका 15% से भी कम, ठीक है। तीसरी चीज़, अब इतना कम ब्लीड हो रहा है तो नो साइन ऑफ शॉक, बहुत कम ब्लीड हो रहा है तो इतना शॉक वाली कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। अगला FHR पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, FHR नॉर्मल। तो ये फर्स्ट वाले को याद कर लेना आप अच्छे से। मैंने बोला ग्रेड फर्स्ट में माइल्ड थोड़ी बहुत वजाइनल ब्लीडिंग होती है, कितनी थोड़ी बहुत? टोटल ब्लड वॉल्यूम का 15% से कम। कोई भी साइन एंड सिम्टम शॉक के नहीं दिखेंगे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, और FHR पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्रेड फर्स्ट में। क्लियर हो गया ग्रेड फर्स्ट? ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेड 2 की। ग्रेड 2 में वजाइनल ब्लीडिंग कैसे होगी फिर? मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग होगी। कितनी होगी? 15 से लेके 30% टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब क्या होगा इसमें? शॉक हो सकता है? अभी भी कोई नो साइन ऑफ शॉक कह सकते हैं हम, कोई शॉक नहीं देखने को मिलेगा। FHR कैसा रहेगा?
FHR में थोड़ा सा FHR डिक्रीज देखने को मिलेगा। टाइप 2 के अंदर मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग 15 से 30%, टोटल ब्लड वॉल्यूम का कोई भी शॉक नहीं देखने को मिलेगा, नो शॉक लिख सकते हो आप यहाँ पे। और FHR लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा इसमें, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा FHR पे और थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप 3 की। कैसी ब्लीडिंग होगी भैया? सबसे खतरनाक ब्लीडिंग होगी इसमें, सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग। पहला, कितनी ब्लीडिंग होगी? मोर देन 30% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अब बताओ इसमें शॉक देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, शॉक तो होगा ही उसको। अब FHR कैसा देखने को मिलेगा? कम। FHR टोटली अब्सेंट ही देखने को मिलेगा हमें, इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ग्रेड 3 था। क्लियर हो गया? अब आपसे कोई पूछे कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा ग्रेडिंग होता है, ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन, एक तो 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें ग्रेड 2 को हम मोस्ट कॉमन ग्रेडिंग बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली हमें ग्रेड 2 या मॉडरेट वाला, जो जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग मॉडरेट हो रही थी, वो होता है ग्रेड 2। ठीक है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की ग्रेडिंग्स पढ़ ली हमने। अब हम बात करते हैं साइनम सिम्टम। अब आपको इससे साइनम सिम्टम से पता चल जाएगा कि ये एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है कि प्लेसेंटा प्रीविया। तो पहली चीज़, जो प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग हो रही थी वो कैसी हो रही थी? पेनफुल, पेनलेस। वहाँ पे जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसमें ब्लीडिंग कैसी हो रही थी? पेनलेस हो रही थी। जबकि ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं तो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही थी। जबकि यहाँ पे हम बात करें एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में तो यहाँ पे पेन होता है। ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है तो बहुत सारे अंतर बताते हैं अभी। और दूसरा क्या है, वहाँ पे हमने बोला था यूट्रस बहुत सॉफ्ट दिखता है। हमने बोला था ना, यूट्रस सॉफ्ट को क्या बोलते हैं? नॉन टेंडर बोल सकते हैं। टेंडर मतलब होता है हार्ड या स्टिफ, तो हम उसको नॉन टेंडर बोल सकते हैं। सॉफ्ट को मतलब यूट्रस सॉफ्ट दिखाई देता है, नॉन टेंडर दिखाई देता है। जबकि यहाँ टेंडर यूट्रस दिखाई देता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में। क्लियर? तीसरी चीज़ आपको पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई होगी वहाँ पे कि जो ब्लीडिंग रहती है वो कैसी रहती है? ब्राइट कलर की रहती है। ये बात ध्यान रखना। कौन सी ब्लीडिंग रहती है वहाँ पे? ब्राइट और रिवील्ड ब्लीडिंग। रिवील्ड मतलब वहाँ पे ऐसे कंसील्ड ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती। जो भी ब्लीडिंग होगी वो ओपनली दिखाई देगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ब्राइट रिवील्ड दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो जो ब्लीडिंग दिखाई देती है वो डार्क कलर की दिखाई देती है, दूसरा रिवील्ड भी दिखाई देती है और कंसील्ड भी दिखाई देती है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में। इतनी बात क्लियर हो गई। अगली बात, हाँ, इसमें आपको शॉक भी दिखाई देता है। ठीक है, शॉक दिखाई देता है और आपको प्लेसेंटा यूट्राइन सेगमेंट में ही दिखाई देगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के अंदर हमको देखने को मिलती। तो हमने साइनम सिम्टम दोनों के पढ़ लिए। अब मैंने ऐसे याद किया है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे याद कर लेना, क्योंकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब पोजीशन से है। प्लेसेंटा अगर नीचे इम्प्लांट हो गया गलती से, ठीक है, और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में ज़बरदस्ती वो किसी कारण की वजह से, इसका तो कारण नहीं पता हमें, प्लेसेंटा प्रीविया का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, जबकि ये कॉजलेस ब्लीडिंग हो, पॉजिटिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में, और अननोन कॉज की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है इधर। यहाँ पेनफुल, बिना पेन के ब्लीडिंग होगी, मतलब मदर लेटी हुई होगी। हाँ, इसको रेस्ट कंडीशन में भी ब्लीडिंग आ सकती है। ठीक है, तो रेस्ट वाली कंडीशन में अगर मदर होगी तो उसको तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है, क्या आता है? एम्स का क्वेश्चन है कि अगर कोई मदर अपने को पूल ऑफ द ब्लड में देखती है, वो रात को सोई है और सुबह उसको लगता है कि वो पूल ऑफ द ब्लड में है, मतलब एक उसके आसपास पूरा, मतलब उसके बटक्स के नीचे और पूरे बेड में पूरी ब्लीडिंग हो रखी है, तो उस मदर को कौन सी कंडीशन है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया में। ठीक है, तो उसको पता नहीं चला, इसका मतलब क्या है? उसको पता नहीं चला तो उसको ब्लीडिंग कौन सी हो रही है? प्लेसेंटा प्रीविया है कंडीशन उसको। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के बारे में समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, अब वहाँ पे हमने प्लेसेंटो क्या पढ़ा था? हाँ, इसका चलो आप बताओगे मुझे। हमने प्लेसेंटा प्रीविया में आपको मैडम ने पढ़ाए होंगे डायग्नोसिस। तो मेन डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो होता है डिजिटल एग्जामिनेशन, डिजिट एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है, उसको बताएंगे आप कि दूसरा आपको डायग्नोसिस क्या बताया मेन,
जो प्लेसेंटा प्रीविया का मेन डायग्नोसिस है वो आपको क्या बताया डिजिटल एग्जामिनेशन के अलावा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इसमें मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का जो मैनेजमेंट है इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेसमेंट वगैरह तो कर ही लोगे, आप वाइटल साइन कर लोगे, ब्लड ग्रुपिंग करनी जरूरी है पहले ही उसकी। ठीक है, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है तो ब्लड ग्रुपिंग कर लो, आईवी वगैरह चढ़ा लो उसको, तो ये नॉर्मल है। वहाँ पे रेस्ट ये वो अलाना फलाना जो भी लिखते हो आप वो लिख सकते हो, मतलब नॉर्मल में। लेकिन जो मेन मैनेजमेंट है वो होता है किसका, जब अगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है तो इसमें टर्मिनेशन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। टर्मिनेशन का मतलब डिलीवरी आप लिख सकते हो, यहाँ पे डिलीवरी करवानी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 37 वीक से कम हो या 37 वीक से ज़्यादा हो। ये दोनों ही कंडीशन में आपको गेस्टेशनल एज में दोनों ही कंडीशन में क्या करवाना पड़ता है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन आपको देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब करवाएंगे कैसे, इसमें ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर बच्चे की जो एज है वो 34 वीक से भी कम है तो उस केस में आप बीटा मिथासोन देते हो। ठीक है, बीटा मिथासोन देते हो और उसके बाद आप टर्मिनेशन करवाते हो। ठीक है, मतलब उसके बाद डिलीवरी करवाते हो बेबी की, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो होना चाहिए एलएस रेशियो आपने पढ़ा होगा, लिसिथिन और स्पेंगोमाइलिन जो हमारे लंग्स को मेच्योर करते हैं उनका रेशियो इतना होता है, लेकिन 38 वीक्स 34 वीक्स से पहले कम रहता है। तो उनके लंग्स को मेच्योर करने के लिए हम बीटा मिथासोन देने के बाद ही टर्मिनेशन करवाते हैं, लेकिन करवाना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि प्लेसेंटा क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 37 वीक हो गए तब तो आपको टर्मिनेशन करवाना ही है। ठीक है, तो ये है इसके मैनेजमेंट के बारे में, आपको बस याद रखना है डिलीवरी करवानी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं हमको, किसमें, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में। ठीक है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के कॉम्प्लिकेशन, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे बताइए, सोचिए कुछ। पहला एक होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि शॉक कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। थर्ड वन हमने बोला था, देखो अगर रिवील्ड ब्लीडिंग हो रही है, सॉरी अगर कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है, कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है मदर को, तो बताइए कैसे होगा, अरे ब्लड बहुत देर तक इकट्ठा है यहाँ पे तो ये इन्फेक्शन कर सकता है ना, तो कंसील्ड ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको पता चल गया कॉम्प्लिकेशन डीआईसी हो सकता है। इसके बारे में आप देखिए कि डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे कहाँ पे कोगुलेशन होता है उसके बारे में हम देख लीजिए, नहीं तो हम अभी एमएसएन शुरू होने वाला है आपका, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है। ठीक है, शॉक वाली कंडीशन हमको पता है और कंसील्ड ब्लीडिंग हमको, इन्फेक्शन वगैरह हमको पता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द एपीएच। तो एपीएच आपका यहाँ पे खत्म होता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा पे। ठीक, और एपीएच एब्रेप्शियो प्लेसेंटा ही जो मोस्ट कॉमन कॉज है एपीएच का, मोस्ट कॉमन कॉज है एपीएच का, वो कौन सा है, प्लेसेंटा प्रेविया भी दिया होगा, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा भी दिया होगा, तो आपको सेलेक्ट करना है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। दिस इज ऑल अबाउट द एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। थैंक यू, क्लास डिसमिस।